अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो अहम और बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज डिप्टी कमिश्नर जो कि अदालती कार्रवाई से भाग निकले थे, उन्हें मजबूरन दोबारा अदालत के सामने पेश होना पड़ा है और उसके बाद उनके साथ अदालत में क्या कार्रवाई हुई, क्या अहकामात जारी हुए, इस मुतालिक आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा बताएंगे कि इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का जो नोटिफिकेशन था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, वो मुअत्तल कर दिया गया। उसकी वजह क्या है और वो मुअत्तली कब तक रहेगी और आगे क्या होने जा रहा है, इन दोनों खबरों से मुतालिक तफसीली तौर पर आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो कि गुज़िश्ता रोज़ तौहीन अदालत केस में अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी है और वो केस हतमी दलाइल की तरफ जा रहा था, लेकिन गुज़िश्ता समात पर डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश नहीं हुए और उनके वकील ने अदालत को बताया कि DC इस्लामाबाद जो हैं वो उम्रा अदायगी के लिए जा रहे हैं, छुट्टी मंजूर हो गई और वो इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। SSP ऑपरेशंस, SP और SHO जो हैं वो अदालत में पेश हुए थे, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने हैरानी का इजहार किया था और उन्होंने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए IG इस्लामाबाद को दीगर सूबों के IGs की मुआवनत से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। बाद में जो तहरीरी फैसला ऑर्डर आया उसमें वो एयरपोर्ट हुकाम को वजारत दाखिला और तमाम को डायरेक्शन दे दी गई थी। उनका नाम ECL पे उनको एयरपोर्ट से एग्जिट नहीं दिया जाना था, सी पोर्ट्स को पे उनको रोकने से, बॉर्डर क्रॉसिंग पे उनको रोकने के अहकामात जारी हुए थे। तो अब डिप्टी कमिश्नर के पास कोई दूसरा ऑप्शन बाकी नहीं रह गया था कि वो अदालत के सामने सरेंडर कर दें और वही हुआ। आज अदालती कार्रवाई जो थी वो 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 8:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए और जब 9 बजे के बाद ये केस कॉल हुआ, अदालती समाअत का आगाज हुआ, तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत के सामने आए और उन्होंने कहा कि वो उम्रा अदायगी के लिए जा रहे थे, लेकिन अदालती हुक्म का पता चला तो वो वापस अदालत के सामने पेश हो गए। तो वो समझ रहे थे कि अदालत शायद उनके लिए कोई नरमी बरते, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आपने जो हरकत की है ये बड़ी स्टूपिड हरकत है और आपको इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वो हर समात पे अदालत के सामने पेश होते रहे, तो उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर आप पेश ना होते, पेश होने के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था? आपने पेश होना था, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है और आपको इस बात का इदराक नहीं है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ आपके कंडक्ट की वजह से है, जो कुछ आप करते रहे हैं उसकी वजह से ये कार्रवाई चल रही है और अभी भी आपको इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है और आप अदालत को बताए बगैर चले गए। ये रिमार्क्स थे। उसके बाद अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि गुज़श्ता रोज जो एक दूसरा शो कॉज नोटिस जारी किया था उसका जवाब जमा कराएं और उसके लिए पीर तक का वक्त दिया गया है। अब पीर को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दोबारा नए शो कॉज नोटिस में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है। बहुत माफी तलाफी की कोशिश की गई। डिप्टी कमिश्नर के वकील ने कहा कि अदालत उन्हें गैर मशरूत माफी दे दे, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि एक बार जो मैं ऑर्डर कर चुका हूं वही ऑर्डर रहेगा और इनको नए शो कॉज नोटिस पे भी अपना जवाब जमा कराना पड़ेगा। अदालत ने अब आज की जो समाअत थी उसमें कुछ अहम चीजें थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि 2023 में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक गलती की थी, उस पर अदालत ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उन्हें अभी तक समझ नहीं आई और उन्होंने एक बार फिर से वही गलती कर दी। 2023 में क्या गलती थी कि अदालत में जब तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी, एक तरफ तो वो अदालत से गैर मशरूत माफी मांग रहे थे और दूसरा जस्टिस बाबर सत्तार के रिश्तेदारों और करीबी जो दोस्त अहबाब का हल्का है उनके जरिए उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो ओपन कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने कह दिया था कि आप मेरे रिश्तेदारों को अप्रोच कर रहे हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है, आप चाहते क्या हैं, क्या ये बड़ा बरहमी का इजहार हुआ था उस वक्त भी। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो शायद इस मामले की संगीनी का उनको इदराक नहीं हो रहा, इसलिए आज अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि ये ड्रामाटाइज ना करें चीज़ों को और मामले की हसासियत को समझें। आपके कंडक्ट की वजह से ये तमाम कार्रवाई चल रही है।
अब अदालत के सामने डिप्टी कमिश्नर एसएसपी ऑपरेशंस के वकला ने दलाइल दिए, वो दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर जो इस मुकदमे के मुकर्रर किए गए थे कैसर इमाम, उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज की समाअत में अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि समाअत ताखीर का शिकार हो रही थी और उन्होंने उम्रा अदायगी के लिए जाना था, फैमिली के साथ जाना था, इसलिए वो रवाना हो गए। तो अदालत ने बरहम हुए जस्टिस बाबर सत्तार, उन्होंने कहा कि ये ताखीर आपके वकला की वजह से है, अदालत की वजह से नहीं है। आपने 67 एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए और वो 970 दिन के लिए, जिन लोगों के एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए गए उनको 970 दिन बनते हैं और वो जो लोग 970 दिन के लिए नजरबंद रहे हैं उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके माँ बाप भी हैं, उन्होंने भी उम्रा अदायगी के लिए जाना हुआ होगा, लेकिन आपने उनके एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए और वो ऑर्डर्स ऐसे थे कि कोई भी ऑर्डर उसमें कोई अल्फाज की तब्दीली नजर नहीं आती थी, एक जैसे एमपीओ ऑर्डर्स थे और अदालत एमपीओ ऑर्डर कलअदम करार देती थी और आप नया एमपीओ ऑर्डर जारी कर देते थे। जो डिप्टी कमिश्नर के वकील हैं उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने कहा कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इसमें दानिस्ता तौर पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी या तौहीन का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं था उनकी दानिस्त में। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पहला एमपीओ ऑर्डर कब सेटिसाइड हुआ था कोर्ट की तरफ से, जब अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिया। आपको रुक जाना चाहिए था, लेकिन आप उसके बाद बार बार ये एमपीओ ऑर्डर्स जारी करते रहे। तो रिजवान अब्बासी साहब ने कोशिश की, उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने इनसे ज्यादा ऐसे एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुल्क भर से ये प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती थी, लेकिन चूंकि उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग नहीं हुई तो इससे ये मतलब लिया जाना चाहिए कि उन्होंने तौहीन नहीं की और इन्होंने भी तौहीन नहीं की। उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप डीसी रावलपिंडी को भी मरवाना चाहते हैं। अदालती कार्रवाई जो थी उसमें बहरहाल बार बार कोशिश की गई। जो रिजवान अब्बासी हैं डिप्टी कमिश्नर के वकील, उन्होंने कहा कि गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं, गलती हो गई, लेकिन अदालत ने अब दूसरे शोकाज नोटिस पे जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है और जो पहला कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग थी उस पर फैसला तकरीबन महफूज ही हो गया है, लेकिन ये साथ कहा गया है कि अगर कोई कुछ मजीद डेलिब्रेशंस अदालत के सामने रखनी हुई तो आइंदा जुमा यानी 1 मार्च को वो हो सकती हैं और 1 मार्च को ही इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। शहरयार अफरीदी का जो केस था उसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इनिशियली मई में एक उनके खिलाफ एमपीओ ऑर्डर जारी किया और उसको जब कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, कलअदम करार दे दिया, गैर कानूनी करार दे दिया, तो उसके बाद उनकी हिरासत चलती रही। उसके बाद रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने एमपीओ ऑर्डर जारी किया, फिर वहां से जब खत्म हो रहा हुआ तो उसके बाद इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने दोबारा जारी कर दिया। तो अदालतों को अब ये अदालतों ने मान लिया है कि उनके ऑर्डर्स के साथ उनको फ्लाउट करने की कोशिश की गई, इस बुनियाद पर ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं। तो ये बताया गया अदालत को कि डिप्टी कमिश्नर ने अपने तौर पे कुछ नहीं किया, बल्कि उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स आती थी और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी थी कोई, जिसमें तमाम हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। ये बताया गया ISI, IB, MI स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदों ने ये रिपोर्ट्स तैयार की और रिपोर्ट्स की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने ये ऑर्डर्स जारी किए। तो अदालत ने कुछ सवालात मजीद रखे कि जब डीसी इस्लामाबाद के पास वो रिपोर्ट्स आई तो क्या वही रिपोर्ट्स डीसी रावलपिंडी को नहीं भेजी गई, क्योंकि GHQ पर हमले की भी बात हुई कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने 9 मई के बाद उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया और उसके बाद भी ये कहा गया कि उसके बाद भी प्लानिंग होती रही रावलपिंडी और इस्लामाबाद पर इस तरह के अटैक्स की। तो अदालत ने कहा कि जब रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एमपीओ ऑर्डर था और उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर हुई, तो क्या थ्रेट जो रावलपिंडी में उस वक्त था वो थ्रेट फौरी रावलपिंडी से इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने उसी रात नया एमपीओ ऑर्डर जारी करके उनकी अरेस्ट का ऑर्डर कर दिया। तो ये इन सवालों के जवाबात उनके पास कोई इस तरह से सॉलिड नहीं थे जो वो दे सकते। तो अब अदालत ने 1 मार्च फैसले के लिए तारीख मुकर्रर की है और 1 मार्च को ही यह तय होगा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस, SP और जो मुतलका SHO थे उनको सजा सुनाई जाती है या उनको कोई बख्शिश मिल जाती है। तो ये तभी तय होगा। दूसरा केस जो था वो इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों का था, जिस पर
मुस्लिम लीग नून के 2 हलकों से उम्मीदवार कामयाब करार पाए। तीसरे उम्मीदवार जो कामयाब हुए राजा खुर्रम नवाज, वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए थे। आज की जो समाअत थी उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये समाअत की और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमें गुज़श्ता समाअत के बाद ये मालूम हुआ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गया है, तो अब हम इस मामले में ज़्यादा आगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किए वो जल्दबाजी में किए गए, उस हद तक हम मामले को देखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस बात का जवाब पेश करने की कोशिश की कि तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोसीजरल हुई हैं, कोई चीज़ भी प्रोसीजर के बगैर नहीं हुई। तो आखिर में तय ये पाया कि जो नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का जो ऑर्डर मौजूद है वो बरकरार रहेगा, नोटिफिकेशंस मुअत्तल रहेंगे और इलेक्शन कमीशन इस दौरान पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनकी दरखास्तें सुनेगा और उन दरखास्तों के फैसलों से मशरूत है कि उनका जो फैसला आएगा उसके मुताबिक नोटिफिकेशंस का फैसला होगा। तो अब नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेंगे और इलेक्शन कमीशन का जो पीटीआई के उम्मीदवारों की दरखास्तों पर फैसला आएगा वो उससे मशरूत होगा। तो नाजरीन, ये अपडेट्स थी, अब तक के लिए आपको अपडेट किया, मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।